हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न 2, जो कि आपकी किताब में पेज 49 पर है, उसको और उसके हल को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न 2 को उसके मूल रूप में, अर्थात जैसा कि वह आपकी कक्षा 10 गणित की एनसीईआरटी की किताब में दिया गया है, उसी रूप में लेकर उसे और उसके हल को समझने का प्रयास करेंगे। इसके पश्चात यदि वीडियो की समयावधि अधिक नहीं हुई तो हम इसी प्रश्न के एक संशोधित रूप को और उसके हल को भी समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न 2 के इस संशोधित रूप में किताब में दिए गए प्रश्न 2 की दूसरी स्थिति में 3 गेंद के स्थान पर 2 गेंद मानकर, जैसा कि आप अपनी कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी की किताब में देख रहे हैं, पेज 49 पर प्रश्नावली 3.1 दी गई है और उसमें प्रश्न 2 में जो दूसरी स्थिति है उसमें 3 गेंद लिखा हुआ है। इसके स्थान पर हम 2 गेंद मानकर इस प्रश्न को हल करेंगे और इस प्रकार से जो हम संशोधन इस प्रश्न में कर रहे हैं, इससे प्रश्नावली 3.1 के जो ये तीनों प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, इनके ग्राफीय रूप से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के जो 3 प्रकार के ग्राफीय रूप होते हैं उन्हें समझना सरल हो जाता है, क्योंकि इन तीनों ही प्रश्नों में हमें जो ग्राफीय रूप प्राप्त होते हैं वे वही तीनों रूप होते हैं जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के ग्राफीय रूप में होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के जो ग्राफीय रूप होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं और जब हम प्रश्न 2 के संशोधित रूप को लेकर ग्राफीय निरूपण करते हैं तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के तीनों ही ग्राफीय रूप हमें देखने को मिल जाते हैं और जिसके आधार पर हम उन प्रश्नों के ग्राफीय रूपों को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं और वो सभी ग्राफीय रूप इसमें समाहित हो जाते हैं। इस संशोधन से हमें यही सबसे बड़ा लाभ है और इसीलिए हम इस प्रश्न में 3 गेंद के स्थान पर 2 गेंद लेकर, अर्थात ये छोटा सा संशोधन करके हम इस प्रश्न को हल करने का प्रयास भी यहाँ पर करेंगे। तो अब हम जो कि मूल रूप में आपकी किताब में प्रश्न दिया गया है, प्रश्नावली 3.1 का दूसरा प्रश्न, हम उसे ही सबसे पहले हल करने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं कि प्रश्नावली 3.1 का दूसरा प्रश्न आपके सामने है, जिसमें लिखा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने रुपये 3900 में या 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें रुपये 1300 में खरीदी। यहाँ पर थोड़ा सा भाषा समझने में कठिनाई हो सकती है कि
बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा और उसी प्रकार की 3 गेंदें रुपये 1300 में खरीदी। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने में अगर कोई समस्या आती है तो हम यहाँ पर इसे इसी रूप में समझेंगे कि क्रिकेट टीम के कोच ने सबसे पहले 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी और बाद में उसने एक बल्ला खरीदा और साथ ही साथ उसने 3 गेंदें भी उसी प्रकार की खरीदी जैसे कि उसने पहली 6 गेंदें खरीदी थी। और एक बल्ले और 3 गेंदों के लिए उसने 1300 रुपये या 1300 रुपये दिए दुकानदार को। तो यहाँ पर इस प्रश्न को आप समझ गए। और इसमें प्रश्न में क्या करने के लिए हमसे कहा गया है। प्रश्न में पहले हमें कुछ जानकारी दी जाती है, फिर हमें कुछ करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पे जो जानकारी देने के पश्चात जो करने के लिए कहा गया वह इस तीसरे वाक्य में है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ज्यामितीय रूप का अर्थ वही ग्राफीय रूप है। इसे आप अच्छी तरह समझ लें, चाहे आप ग्राफीय रूप बोलें, चाहे आलेखीय रूप बोलें, चाहे ज्यामितीय रूप बोलें, आप किसी भी तरह से इसे बोल सकते हैं। तो हम सबसे पहले इस प्रश्न में दी गई जो स्थितियां हैं उसके लिए हम बीजगणितीय रूप प्राप्त करेंगे और उसके पश्चात हम ज्यामितीय रूप या ग्राफीय रूप प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखें इस प्रश्न के हल को। सबसे पहले हमने बीजगणितीय रूप के लिए हमने मान लिया कि माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये है और एक गेंद का मूल्य y रुपये है। पहली शर्तानुसार, जिसे हम पहली स्थिति भी कह सकते हैं, पहली स्थिति के अनुसार जैसा आप उचित समझें वैसा लिखें। फिर क्या है, तीन बल्ले और 6 गेंद का मूल्य जो है वो 39 रुपये है, 3900 रुपये है या 3900 रुपये है। ये पहली स्थिति या पहली शर्त के अनुसार है। तो यहाँ पर उसी को जब एक बल्ले का मूल्य हमने x रुपये माना है तो 3 बल्ले का मूल्य जो होगा वो 3x रुपये हो जाएगा, यानी 3 गुणे x हम गुणा कर देंगे 3x रुपये। तो वही 3x रुपये यहाँ पर बल्ले का मूल्य हो गया। इसी प्रकार 6 गेंदें खरीदी गई तो एक गेंद का मूल्य जब y रुपये है तो 6 गेंदों का मूल्य 6y रुपये हो जाएगा। और जब दोनों को जोड़ देंगे अर्थात 3 बल्लों का मूल्य और 6 गेंदों का मूल्य, उसे जब जोड़ेंगे तो जो कुल मूल्य हमें प्राप्त होगा वह 3900 रुपये होगा। उसी को हमने यहाँ पर समीकरण के रूप में लिखा है। गणित में हम बहुत संक्षिप्त रूप में लिखते हैं और जो संक्षिप्त रूप होता है जिसमें हम बराबर या समानता के चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम समीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हमें एक समीकरण प्राप्त हो जाती है। इस समीकरण को थोड़ा सा हम सरल कर सकते हैं। हम 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 का कॉमन लेने का मतलब है गुणन। 3 को हम 3 गुणे 1 लिख सकते हैं जो कि यहाँ पर मैंने लिख कर दिखाया है। 6 को आप 3 गुणे 2 लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं 3 गुणनखंड दोनों में आ रहा है। तो जो उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है उसे हम बाहर ले लेते हैं। उसे हमने बाहर ले लिया और जो बचा x बचा यहाँ पर गुणनखंड उसे हमने x लिख दिया ब्रैकेट के अंदर और फिर धन चिन्ह आया तो धन चिन्ह लिख दिया। और 6 में हमने 6 को हम 3 गुणे 2 के रूप में लिख सकते हैं तो 3 को हमने बाहर लिख लिया, 2 अंदर बच गया। तो इस प्रकार 2y बचेगा और उसे हमने 2y ब्रैकेट के अंदर लिख करके ब्रैकेट बंद कर दिया और ये बराबर 3900 रुपये 3900 के बराबर हो जाएगा। रुपए नहीं लिखते हैं, जब समीकरण लिखते हैं तो रुपए नहीं लिखेंगे। और फिर यहाँ पर अब इस 3 को जब हम यहाँ 3 गुणे के रूप में है, इसे जब बाईं ओर से दाईं ओर ले जाएंगे तो यह भाग में जाएगा, क्योंकि इधर गुणा में है तो दूसरी तरफ जाने पर भाग में जाएगा। भाग में जाने का मतलब बटे में जाएगा। और उसे जब यहाँ पर जब सरल करेंगे तो हमें 1300 प्राप्त होगा। और इस प्रकार इस समीकरण को हम लिख सकते हैं x धन 2y बराबर 1300 और इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार जो दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त में यहाँ पर कहा गया है कि एक बल्ला और 3 गेंदें खरीदी गई और जिनका मूल्य 1300 रुपये है। तो दूसरी शर्त को अगर हम लिखें तो एक बल्ला और 3 गेंदों का मूल्य 3y हुआ, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1300 बनेगा। तो x धन 3y बराबर 1300 हो जाएगा और इस प्रकार जो हमें समीकरण प्राप्त होगी वह समीकरण 2 हम मान सकते हैं। अब इन्हीं दोनों समीकरणों से हमें रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त होता है, जिसे मैंने यहाँ पर लिखा है। अतः इस प्रश्न में दी गई स्थितियों या शर्तों का बीजगणितीय रूप निम्नलिखित 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। इन दोनों समीकरणों को जो हम साथ साथ लिख देते हैं तो हमें समीकरणों का एक जोड़ा प्राप्त हो जाता है, जिसे हम
ये दो चरों में रैखिक समीकरण है, इसलिए हम इसे दो, और यहाँ पर दो समीकरण हैं, दो चर वाले दो रैखिक समीकरण हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का अर्थात जोड़ा, यानी दो समीकरण हैं यहाँ पर रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण दो हैं यहाँ पर। अब रैखिक समीकरण का अर्थ तो आप जानते ही होंगे कि रैखिक समीकरण हम किसे कहते हैं। रैखिक समीकरण हम उस समीकरण को कहते हैं जिसमें चरों की घातें एक होती हैं, और ऐसे समीकरण का जब भी हम ग्राफ प्राप्त करते हैं तो हमें सदैव एक सरल रेखा ग्राफ के रूप में मिलती है, इसीलिए हम रैखिक समीकरण कहते हैं। तो रैखिक समीकरण के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर इससे ज़्यादा कुछ बात करना उचित नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, अब इसके पश्चात यही जो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म हमें प्राप्त हुआ है, यही प्रश्न में दी गई दोनों स्थितियों का बीजगणितीय रूप है। वही यहाँ पर हमने लिख दिया, अर्थात हमारा आधा प्रश्न पूरा हो गया है। अब हम उसके ग्राफीय रूप को समझने का प्रयास करेंगे। तो ग्राफीय रूप को समझने से पहले थोड़ी सी कुछ गणनाएं हमको लोगों को करनी रहती हैं, वो गणनाएं हम यहाँ पर कर लेते हैं। पहली जो रैखिक समीकरण है x धन 2y बराबर 1300, उसको हम इस प्रकार से 2y बराबर 1300 ऋण x लिख सकते हैं, और y का मान यहाँ पर प्राप्त करेंगे तो y बराबर 1300 ऋण x बटे 2 के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार x धन 3y बराबर 1300 दूसरी समीकरण को जब लेंगे, दूसरी रैखिक समीकरण को, तो उसे हम लिख सकते हैं 3y बराबर 1300 ऋण x को आप बाईं ओर से दाईं ओर ले जाएंगे तो चिन्ह उसका उलट जाएगा, ऋण x हो जाएगा। और इसी प्रकार 3 को जब यहाँ से हटाएंगे तो y का मान हमें y बराबर 1300 ऋण x बटे 3 के रूप में हमको प्राप्त होगा। इन्हीं दोनों रैखिक समीकरणों से हम एक सारणी बनाते हैं जिससे हमें ग्राफ बनाने में आसानी हो। तो इसके बारे में आप पहले भी जान चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हर प्रश्न में जब ग्राफीय रूप बनाना होता है तो उस सारणी को हमें बनाना होता है। तो यहाँ पर देखिए, हमने उस प्रत्येक रैखिक समीकरण के लिए एक सारणी बनाई है। इसमें हम कम से कम 3 बिंदु ले लेते हैं अपने ही सुविधा के लिए। वैसे आप 2 बिंदु भी लेकर के ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन 3 बिंदु ज़्यादा उचित रहता है। 3 बिंदुओं को लेना ज़्यादा उचित रहता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक x का कॉलम है, दूसरा y का कॉलम है, और तीसरा संगत बिंदु के निर्देशांक का कॉलम है। संगत बिंदु के निर्देशांक का मतलब यहाँ पर आपका वही x के मान को और y के मान को हम लिखते हैं एक ब्रैकेट के अंदर, और ये क्रमित युग्म होता है। और पहले जो मान लिखा जाता है वो x का मान होता है, और दूसरे कॉमा लगाने के बाद जो दूसरे नंबर पर जो हम मान लिखते हैं या संख्या लिखते हैं वह y का मान होता है। यह यहाँ पर ध्यान रखना है, इसीलिए यहाँ पर इसे हम क्रमित युग्म कहते हैं। क्रम इसमें निश्चित होता है। अब यहाँ पर पहली समीकरण के लिए अर्थात x धन 2y बराबर 1300 के लिए जो सारणी है उसे आप देखें। हमने यहाँ पर x को अपने मन से कुछ मान दिए हैं, 3 मान दिए हैं। हम यहाँ पर ऐसे मान देते हैं जिससे हमें x के हम ऐसे पूर्णांक मान लेते हैं जिसके लिए हमें y के मान भी पूर्णांक में ही प्राप्त हों। पूर्णांक हम किसे कहते हैं उसके लिए हमने कक्षा 10 के और कक्षा 9 के जो पहला वीडियो है उसमें आपको बताया है। तो जो पूर्ण संख्याएं होती हैं और धनात्मक हों या ऋणात्मक हों तो दोनों को मिला करके फिर पूर्णांक बनते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी x के पूर्णांक ले सकते हैं, x को कोई भी पूर्णांक मान दे सकते हैं, जिसके संगत हमें जो y के मान प्राप्त हों वो भी पूर्णांक होने चाहिए। ऐसा हम इसलिए करते हैं जिससे हमें ग्राफ पर बिंदुओं को दर्शाना सरल हो, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर हमने x का मान पहले 700 लिया, और 700 के संगत हमें y का जो मान प्राप्त हुआ वो 300 प्राप्त हुआ। उसे हमने बिंदु के निर्देशांक, उसके संगत जो बिंदु के निर्देशांक बनेंगे उसे हमने c से दिखाया है और 700, 300 लिखा है। x के मान को पहले लिखा है, y के मान को दूसरे नंबर पर लिखा है। यह हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त जो x का मान जब 500 लिया तो उसके संगत y का मान हमें 400 प्राप्त हुआ, और उसे फिर हमने 500, ऋण 400 के रूप में लिखा और उसे b बिंदु नाम दिया। और x का मान जब ऋण 100 लिया हमने, तब जो
y का संगत मान हमें प्राप्त हुआ वह 700 प्राप्त हुआ। उसे हमने यहाँ पर बिंदु के उसके संगत जो बिंदु के निर्देशांक बने उसे हमने ऋण 100, 700 के रूप में लिखा है और इसे नाम दिया है बिंदु ए। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि पहले समीकरण के लिए कैसे हमने इस सारणी को प्राप्त किया है। और दूसरी रैखिक समीकरण के लिए अगर हम सारणी देखें तो उसमें हमने बिंदुओं के जो सारणी है उसमें x को हमने 3 मान दिए हैं, 700, 100 और ऋण 200, और इसके संगत हमें y के मान 200, 400 और 500 प्राप्त हुए हैं। तो जब हमने 700 x का मान लिया तो हमें 200 y का मान प्राप्त हुआ। उससे हमें जो संगत बिंदु के निर्देशांक मिले वो 700, 200 प्राप्त हुआ। उसे हमने r बिंदु नाम दिया। और 100 x का मान जब लिया तो 400 हमें y का मान प्राप्त हुआ। उसे हम उस बिंदु के निर्देशांक को हमने 100, 400 लिखा। x के मान को पहले लिखा, y के मान को बाद में लिखा और इस बिंदु को नाम दिया q। इसी प्रकार जब x का मान हमने ऋण 200 रखा तब y का मान हमें 500 प्राप्त हुआ। और इस प्रकार जो संगत बिंदु के निर्देशांक हमको प्राप्त हुए ऋण 200, 500 हमें प्राप्त हुए और इस बिंदु को हमने नाम दिया p। इस प्रकार से हम जो दो रैखिक समीकरण हमको प्राप्त होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में, उनमें से प्रत्येक के लिए हम एक सारणी इसी प्रकार की प्राप्त कर लेते हैं। अब इसका अगर हम ग्राफीय रूप जब प्राप्त करते हैं तो ग्राफीय रूप प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा ग्राफ को हमें समझना चाहिए कि हम कैसे ग्राफ में निर्देशांक बिंदुओं के निर्देशांक को दर्शाते हैं, ये हमें आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके सामने मैंने एक कार्तीय तल दिखाया है। कार्तीय तल वास्तव में आप जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में हम पढ़ते हैं, इसे कार्तीय ज्यामिति भी कहते हैं। और फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने देकार्ते थे जिन्होंने इसके बारे में हम लोगों को बताया था। उन्हीं के नाम पर हम इसे कार्तीय ज्यामिति भी कहते हैं या कार्टेशियन ज्योमेट्री या कार्टेशियन प्लेन कहते हैं कार्तीय तल को अंग्रेजी में। तो या इसमें होता क्या है, इसमें किसी भी तल में हम दो लंबवत रेखाएं खींच लेते हैं। एक होती है पड़ी रेखा या क्षैतिज रेखा जिसे हम एक्स अक्ष कहते हैं, और उसके लंबवत एक खड़ी रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, 90 अंश का कोण बनाती हुई लंबवत रेखाएं होती हैं दोनों, इसे हम वाई अक्ष कहते हैं। और ये दोनों ही रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, अर्थात दोनों अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, उसे हम बिंदु ओ नाम देते हैं और उसे हम मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं। मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं। तो आपने ये देखा कि हम इस कार्तीय तल में किस प्रकार से अक्षों को दिखा रहे हैं, और इस प्रकार का कोई भी तल हो जिसमें एक्स अक्ष हो और वाई अक्ष हो, तो ऐसे तल को हम कार्तीय तल कहते हैं। अब कार्तीय तल में कोई भी बिंदु यदि हम P लेते हैं, जैसे P नाम से हमने एक बिंदु लिया और मान लिया कि उसके निर्देशांक x, y हैं। x और y क्या है, वास्तव में दो संख्याएं हैं, और ये x, y के रूप में जब हम लिखते हैं तो ये वास्तव में संख्याओं का एक क्रमित युग्म होता है, और इसी क्रमित युग्म को हम बिंदु P के निर्देशांक कहते हैं। यह वास्तव में बिंदु P की स्थिति को कार्तीय तल पर दर्शाता है। अब x, y अगर इस बिंदु P के निर्देशांक हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि जो पहली संख्या है उसे हम भुज कहते हैं या x निर्देशांक कहते हैं, और जो दूसरी संख्या है उसे हम कोट या y निर्देशांक कहते हैं। और ये जो पहली संख्या होती है वह वास्तव में y अक्ष से दूरी होती है। अब देखिए ना, x कहाँ पे है, x यहाँ मूल बिंदु से लेकर के यहाँ तक की दूरी है, और ये दूरी x है। ये वास्तव में क्या है, y अक्ष से दूरी है। इस y अक्ष से इस बिंदु P की दूरी है, यहाँ से यहाँ देखिए
वाई एक्स से दूरी है ए एक्स। तो जो पहली संख्या होती है उसे हम भुज या निर्देशांक एक्स निर्देशांक कहते हैं और वह वास्तव में वाई एक्स से दूरी होती है। इसी प्रकार जो दूसरी संख्या होती है उसे हम नाम देते हैं कोटि या वाई निर्देशांक, लेकिन वह एक्स अक्ष से दूरी होती है। एक्स अक्ष से दूरी कैसे होती है आप यहाँ पर देखिए, ये हमारा एक्स अक्ष है और ये बिंदु P है और इसके बीच की जो ये दूरी है, लंबवत दूरी है, ये y है। तो y जो दूसरी संख्या होती है वो वास्तव में एक्स अक्ष से दूरी को व्यक्त करती है और जो पहले संख्या होती है वो आपकी वाई एक्स से दूरी को व्यक्त करती है। तो ये हमें पता होना चाहिए, तो सरलता होती है इस ग्राफ को समझने में। अब यहाँ पर एक और बात हमें समझनी है कि जो ये एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष मूल बिंदु से जो दाईं ओर का हिस्सा है उसे हम धनात्मक एक्स अक्ष कहते हैं। मूल बिंदु से जो दाईं ओर का हिस्सा है उसे हम धनात्मक एक्स अक्ष कहते हैं और यह जो धनात्मक भुज होते हैं बिंदुओं के निर्देशांक में, उनको हम इस ओर ही नाप कर या माप कर दिखाते हैं। जब भी धनात्मक भुज होगा तो हम इसी दिशा में अर्थात मूल बिंदु से दाईं ओर चलकर उस दूरी को मापेंगे या व्यक्त करेंगे। और एक्स अगर भुज ऋणात्मक हो तो उस स्थिति में जो मूल बिंदु से जब हम बाईं ओर चलते हैं एक्स अक्ष पर या एक्स अक्ष के समांतर, तो वो जो दूरियां होती हैं वो ऋणात्मक भुज को व्यक्त करती हैं। और हम जब भी भुज ऋणात्मक हो तो उस स्थिति में हम मूल बिंदु से बाईं ओर चलेंगे एक्स अक्ष पर या एक्स अक्ष के समांतर चलेंगे, तो हमें ऋणात्मक जो भुज होगा उसकी जो माप होगी उसके अनुसार हम दूरी को व्यक्त कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपने जान लिया कि मूल बिंदु से जब हम दाईं ओर चलते हैं एक्स अक्ष पर या दाईं अक्ष या एक्स अक्ष के समांतर मूल बिंदु से दाईं ओर चलते हैं तो धनात्मक भुज को हम मापते हैं या व्यक्त करते हैं। और जब हम मूल बिंदु से बाईं ओर चलते हैं तब हम ऋणात्मक भुज या ऋणात्मक माप को व्यक्त करते हैं। जब भी हम एक्स अक्ष पर तय करने के लिए कहते हैं तो यहाँ पर आप यह समझ लें आप एक्स अक्ष के समांतर भी दूरी तय कर सकते हैं। ऐसे करके यहाँ से भी ऐसे करके चलेंगे लेकिन बाईं ओर चलेंगे तो वो भी ऋणात्मक भुज को व्यक्त करेगा और ऋणात्मक भुज की माप को व्यक्त करेगा। अब ऐसे ही वाई अक्ष पर अगर हम मूल बिंदु से ऊपर की ओर दूरी मापते हैं, चाहे वाई अक्ष पर मापें चाहे वाई अक्ष के समांतर मापें, तो उस स्थिति में कोटि जो होगी वो धनात्मक कोटि को व्यक्त कर, वो दूरी जो होगी वो धनात्मक कोटि को व्यक्त करेगी और ऊपर का हिस्सा वाई अक्ष का जो होता है वो धनात्मक वाई अक्ष कहलाता है और नीचे का हिस्सा ऋणात्मक वाई अक्ष कहलाता है। और जो ऋणात्मक कोटि होती है उसे हम नीचे की ओर दूरी वाई अक्ष पर या वाई अक्ष के समांतर नीचे की ओर चलकर तय करते हैं या मापते हैं। और इसी प्रकार आपका एक्स अक्ष, दाईं ओर का जो एक्स अक्ष का भाग है वो धनात्मक एक्स अक्ष कहलाता है, बाईं ओर का जो एक्स अक्ष का भाग है वो ऋणात्मक एक्स अक्ष कहलाता है। तो आपने ये जान लिया कि मूल बिंदु, यहाँ पर एक बात और समझनी है कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं। अब यदि हमें किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात होते हैं तो सबसे पहले हम भुज को दर्शाते हैं, भुज को मापते हैं। तो हम बिंदु के निर्देशांक देखेंगे, अगर वो धनात्मक है तो हम सदैव मूल बिंदु से चलना शुरू करते हैं। तो मूल बिंदु से चलेंगे, मान लिया x जो है वो धनात्मक है तो x धनात्मक है तो हम मूल बिंदु से दाईं ओर x अक्ष पर चलेंगे और उसके पश्चात y अगर धनात्मक है, y भी धनात्मक है तो y धनात्मक है तो हम y अक्ष पर चलें या y अक्ष के समांतर चलें। तो यहाँ पर हम चूंकि y अक्ष से दूर हैं तो इसलिए हम y अक्ष के समांतर चलेंगे। अब y अक्ष के समांतर हम चलेंगे, ऊपर उतना ही चलेंगे जितना कि कोटि होगी, जो कि धनात्मक है अगर तो हम ऊपर की ओर चलेंगे, अगर ऋणात्मक होती है तो हम नीचे की ओर चलते हैं और उस दूरी को तय करते हैं। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे बिंदुओं को कैसे दर्शाते हैं। अब जो हमारा आपका ग्राफ, हमें जो ग्राफीय रूप प्राप्त करना है आपका प्रश्न 2 में, तो उसे हम कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए मैंने ये ग्राफ यहाँ पर बनाया है। देखें आप प्रश्न 2 का
ये ग्राफ दर्शाया है। तो सबसे पहले अगर हम x धन 2y बराबर 1300 जो पहला रैखिक समीकरण है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, उसको हम ग्राफ पर अगर दर्शाना चाहते हैं तो उसे दर्शाने के लिए हमें तीन बिंदुओं को पहले दर्शाना होगा, 700, 300। तो 700, 300 को अगर हम दर्शाना चाहते हैं तो मूल बिंदु से चलेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दोनों ही भुज और कोटि धनात्मक हैं। अब धनात्मक है तो हम क्या करेंगे, मूल बिंदु से चलेंगे। मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं, यानी भुज भी 0, कोटि भी 0। अब हम धनात्मक 700 इकाई दूरी तय करना चाहते हैं। तो यहाँ पर पैमाना मैंने 1 सेंटीमीटर बराबर 200 के लिया हुआ है। तो अगर हम 1 सेंटीमीटर, ये सब जो बड़े खाने हैं ये 1 सेंटीमीटर की दूरी, यहाँ पर इसकी 1 सेंटीमीटर, ये भुजा 1 सेंटीमीटर का वर्ग है, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, और उसके बीच भी 10 खाने हैं, तो अर्थात 1 मिलीमीटर के बराबर एक खाना है। तो जितने भी वर्ग, इसमें छोटा वर्ग जो बना हुआ है उसमें आप समझ सकते हैं 1 मिलीमीटर का है, 1 मिलीमीटर भुजा का वर्ग है। और जो डार्क लाइनों से है थोड़ी, सबसे ज़्यादा जो डार्क लाइनें हैं उससे जो वर्ग बन रहा है वो 1 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है या बड़ा खाना है। तो इसमें हमें ध्यान रखना कि हमने 1 सेंटीमीटर को 200 के बराबर माना है। तो हमें 700 मूल बिंदु से 700 इकाई बढ़ना है। किस तरफ बढ़ेंगे, धनात्मक x अक्ष की दिशा में बढ़ेंगे, क्योंकि 700 धनात्मक है। तो हम देखिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर जब बढ़ेंगे तो 200, 400, 600 और 700 है तो उसके आधे पर 5 खाने और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो ये 700 दूरी को 700 भुज को व्यक्त करेगा। और 700 के बाद हमें 200 ऊपर जाना है। 200 धनात्मक है तो हम y अक्ष के समांतर ऊपर की ओर चलेंगे 200 के बराबर, 200 इकाई। तो 200 इकाई चल ऊपर जब बढ़ेंगे तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम 1 सेंटीमीटर ऊपर की ओर दूरी तय करेंगे। तो जब 1 सेंटीमीटर ऊपर की ओर जाएंगे तो हम R बिंदु तक पहुँचेंगे, और यही R बिंदु को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये 700, 200 को व्यक्त करेगा। ठीक इसी प्रकार हमें 500, 400 को भी व्यक्त करना है। एक गड़बड़ हुई है, यहाँ पर हमें 700, 300 को व्यक्त करना है। तो 700, 300 को व्यक्त करना था, तो 700 तो हमारा यहाँ पर 700 हमारा कहाँ आएगा, देखिए 1, 200, 400, 600 और 700। तो इस R पर तक ना जा कर के हमें 300 तक जाना है, क्योंकि ये दूसरी रैखिक समीकरण का बिंदु R है। तो हमें ऊपर 300 तक जाना है। तो 200 तक हम ना बढ़ करके थोड़ा और 100 इकाई ऊपर जाएंगे तो हमें C बिंदु प्राप्त होगा। तो 700, 300 बिंदु जो होगा वो C होगा पहली रैखिक समीकरण के लिए। तो C बिंदु हमें जो प्राप्त होगा उसके निर्देशांक 700, 300 हो जाएंगे, क्योंकि हम मूल बिंदु से दाईं ओर x अक्ष पर चले कितना, 700 इकाई, और ऊपर की ओर चले हम 300, ऊपर की ओर चले हम 300 इकाई। तो इस प्रकार जो हमें बिंदु मिला वो बिंदु C हुआ। अब हम दाईं ओर क्यों चले, क्योंकि धनात्मक भुज है। ऊपर की ओर क्यों चले, क्योंकि धनात्मक कोटि है। ये सब आप पहले समझ चुके हैं, अब इसे बार बार हम रिपीट ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर C बिंदु तक हम पहुँच गए 700, 300। अब दूसरा जो बिंदु है वो B है 500, 400। तो हम मूल बिंदु से 500 इकाई जब बढ़ेंगे तो 200, 400, यहाँ पर 500 आएगा आधे पर, आधे 2 सेंटीमीटर पूरा पूरा और फिर आधा सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 500 हो गया। 500 के बाद 400 हमें ऊपर जाना होगा, क्योंकि दोनों भुज और कोटि दोनों धनात्मक है, इसलिए हम ऊपर जाएंगे फिर एक बार। तो यहाँ पर 200 होगा और फिर दूसरा वाला सेंटीमीटर जो होगा वो 400 को व्यक्त करेगा। तो हम बिंदु B तक पहुँचेंगे, और इस प्रकार बिंदु B हमें मिल जाएगा जिसके निर्देशांक 500, 400 होंगे। अब जब आपने बिंदु B को दर्शा दिया ग्राफ पर, तो इसके पश्चात आप क्या करेंगे, तीसरा जो बिंदु है ऋण A, जिस A से दर्शाया है हमने तीसरे बिंदु को, तो ऋण 100, 700 हमें करना है। अब यहाँ पे देखिए भुज जो है वो ऋणात्मक है। भुज जो ऋणात्मक है इसका मतलब ये हुआ कि हमें मूल बिंदु से बाईं ओर चलना होगा x अक्ष पर, ये ध्यान रखना है। और कोटि धनात्मक है तो हमें y अक्ष के समांतर हमें ऊपर की ही ओर चलना है,
इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन भुज में हमें बाईं ओर चलना है मूल बिंदु से। तो ये ध्यान रखना है, 100 इकाई चलना है। तो मूल बिंदु हमारा ओ यहाँ पर है। अब 100 इकाई हम चलेंगे तो यानी 1 सेंटीमीटर दूर चलेंगे इससे। 1 सेंटीमीटर दूर जब चलेंगे तो 100 ऋण 100 हो गया भुज हमारा। और उसके बाद हमें 700 इकाई ऊपर चलना है। 700 इकाई चलना है तो ये 200, 400 और 600 और एक गड़बड़ हुई, यहाँ पर आपको 100 चलना है। ऋण 100 चलने के का मतलब ये हुआ कि आप 1 सेंटीमीटर नहीं चलेंगे। 1 सेंटीमीटर तो 200 के बराबर है, तो हम यहाँ पर चलेंगे आधा सेंटीमीटर। आधा सेंटीमीटर जब चलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर होंगे। और इसके बाद 200 यहाँ पर ऊपर की तरफ, फिर 200 और 400 हो गया, फिर 400 के बाद 600 हो गया, और 600 के बाद फिर आधा सेंटीमीटर और चलेंगे, तब हम पहुँचेंगे बिंदु ए तक। और इस प्रकार 700 इकाई ऊपर की ओर हम चल चुके। तो इस प्रकार जो बिंदु ए हमें प्राप्त हुआ उसके निर्देशांक क्या हो गए, ऋण 100 और 700 ऊपर चले तो 700 इकाई ऊपर चले तो 700, तो ऋण 100, 700 हो गया। तो बिंदु ए को भी हमने दर्शा दिया और बिंदु बी को भी दर्शा दिया, बिंदु सी को भी दर्शा दिया। तो इस प्रकार समीकरण 1 जो थी हमारी x-2y बराबर 1300, हमने यहाँ पर लिख भी दिया है और आपको भी लिखना चाहिए, क्योंकि जिससे पता चले कि कौन सी सरल रेखा किस समीकरण का ग्राफीय रूप है। तो ये जो पहली समीकरण थी उसके जो 3 बिंदु थे ए, बी और सी, उनको हमने ग्राफ पर प्रदर्शित कर दिया या व्यक्त कर दिया या निरूपित कर दिया। अब इसके बाद हम पटरी की सहायता से इसे जब मिलाते हैं तो हम पाते हैं कि ये तीनों ही बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित हैं और हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। और जब हमें एक ही सरल रेखा प्राप्त होती है तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमने जो बिंदु के निर्देशांक लिए हैं वो बिल्कुल सही हैं और हमारा ग्राफ जो है वो भी बिल्कुल सही है। तो इसी प्रकार हम जो दूसरी रैखिक समीकरण हमको दी गई है उनके बिंदुओं को भी हम दर्शाते हैं ग्राफ पर और उसका भी ग्राफीय रूप हम प्राप्त करते हैं। कैसे, आप देखिए, जब 700, 200 को दर्शाना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, मूल बिंदु से दोनों धनात्मक हैं इसलिए हम मूल बिंदु से दाईं ओर चलेंगे, एक्स अक्ष पर कितना 700 चलेंगे, तो 200, 400, 600 और 600 के बाद 700 चलना है ना हमको, तो आधा सेंटीमीटर और, तो यहाँ पर हम पहुँचेंगे। और यहाँ पहुँचने के बाद फिर हमें 200 कोटि है यानी और धनात्मक है, इसलिए हमें ऊपर की ओर चलना होगा, यानी वाई अक्ष के समांतर हमको ऊपर की ओर 200 इकाई चलना होगा। तो ऊपर की तरफ चलेंगे तो इस बिंदु आर तक पहुँचेंगे और बिंदु आर तक पहुँचेंगे तो उसके निर्देशांक हो जाएंगे 700, 200 और यहाँ पर हम बिंदु आर को निरूपित कर देंगे, यानी एक बिंदु वहाँ पर बना देंगे। इस प्रकार ग्राफ पर बिंदु आर को हमने निरूपित कर दिया। ठीक इसी प्रकार जो बिंदु क्यू है जो कि 100, 400, यहाँ पर भुज और कोटि दोनों के दोनों धनात्मक हैं, तो हम एक्स अक्ष पर दाईं ओर चलेंगे और वाई अक्ष के समांतर ऊपर की ओर 400 चलेंगे। यहाँ पर देखिए मूल बिंदु से हम तय करते हैं दूरी, शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं हम मूल बिंदु से दूरी को तय करना। तो ओ से हम चलेंगे एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर यानी दाईं ओर और चलेंगे कितना 100 को चलने का मतलब है कि आधा सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 इकाई के है, तो आधा सेंटीमीटर 100 इकाई के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम पहुँच गए, हमने भुज तय कर लिया। अब इसके बाद कोटि हमें 400 तय करनी है, तो 400 तय करनी है तो 1 सेंटीमीटर पर 200 हुआ, अगले सेंटीमीटर पर आपका 400 हो जाएगा। और इस बिंदु को हमने क्यू से दर्शाया है और क्यू से दर्शाने के बाद ऋण 100, इसके बाद 100 ऋण 100, 400 इस बिंदु क्यू के निर्देशांक हो गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरे बिंदु को लेंगे। तीसरा बिंदु क्या है, पी है, जिसके निर्देशांक ऋण 200, 500 है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर अच्छी तरह समझ लें कि यहाँ पे भुज ऋणात्मक है, इसलिए हमें क्या करना है कि भुज को हम व्यक्त करने के लिए मूल बिंदु से बाईं ओर चलेंगे, क्योंकि ऋणात्मक एक्स अक्ष जो होता है वो मूल बिंदु के
बाईं ओर होता है। तो इस ऋण 200 को हमें व्यक्त करने के लिए मूल बिंदु से दाईं ओर चलना होगा, बाईं ओर चलना होगा एक्स अक्ष पर। तो यहाँ पर आप देखें मूल बिंदु हमारा ओ यहाँ पर है और इससे हम 200 इकाई बाईं ओर चलेंगे ऋण 200 के लिए। तो एक पूरा पूरा सेंटीमीटर जब दूरी तय करेंगे तो 200 इकाई के बराबर हो जाएगा, वो यहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। इसके बाद 500 हमें धनात्मक कोटि है, तो हमें ऊपर की ओर चलना होगा, अर्थात वाई एक्स के समांतर चलना होगा। तो वाई एक्स के समांतर जब चलेंगे तो 1 सेंटीमीटर पर 200 इकाई हो जाएगा, फिर 2 सेंटीमीटर पर 400 हो जाएगा, और उसके बाद आधा सेंटीमीटर और तय करेंगे तो 500 इकाई दूरी तय हो जाएगी। अर्थात कोटि हमें या इस जहाँ पर हम पहुँचेंगे उसको हम बिंदु P से दर्शाएंगे, और वहाँ पर कोटि जो होगी वो 500 धनात्मक 500 के बराबर होगी। और इस प्रकार बिंदु P के निर्देशांक जो हमें प्राप्त होंगे वो ऋण 200, 500 के रूप में प्राप्त होंगे। अब ये जो आपने यहाँ पर जब बिंदु P के निर्देशांक बिंदु P को आपने दर्शा दिया, अर्थात बिंदु P को भी निरूपित कर दिया, तो इस प्रकार हमने दूसरी समीकरण जो कि x धन 3y बराबर 1300 थी, उसके तीनों बिंदुओं को हमने यहाँ पर ग्राफ पर निरूपित कर दिया है। अब जब हमने ऐसा कर लिया तो फिर पटरी की सहायता से हम एक रेखा खींचते हैं और प्रयास करते हैं कि इन तीनों बिंदुओं से होकर के जाए। हाँ, ऐसा हम जब प्रयास करते हैं तो उसमें सफल भी हो जाते हैं, और हम पाते हैं कि तीनों ही बिंदु P Q R एक ही सरल रेखा पर स्थित हैं, और इससे हमें यह पता चल जाता है कि हमारा ग्राफ बिल्कुल सही है, हमारे बिंदुओं के निर्देशांक भी बिल्कुल सही हैं। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ग्राफ है दोनों रैखिक समीकरणों का, वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, एक्स अक्ष पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। अर्थात ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, और प्रतिच्छेदी जो रेखाएं आगे चल करके हम पढ़ेंगे। आपका ये ग्राफ बन गया, और इस पर आपका जो प्रश्न 2 था उसका हल यहीं पे संपूर्ण हो जाता है जब जैसे ही आप ग्राफ बना देते हैं। अब हम इसके थोड़ा सा आगे के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस पार्ट में अभी आपको प्रश्नावली 3.2 भी हल करनी है। तो उसमें हम लोग यह जानेंगे कि उसमें हमें ग्राफ तो बनाना ही रहेगा, साथ ही साथ रैखिक समीकरण युग्मों का हल भी हमें बताना रहेगा। तो इस प्रकार से जब रैखिक समीकरण के ग्राफ हमको प्राप्त होते हैं, इस प्रकार का जब प्राप्त होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के रूप में प्राप्त होता है, तो उस जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसी से हमें उस रैखिक समीकरण युग्म के हल प्राप्त होता है। यहाँ पर 1300, जो हमें बिंदु S के रूप में प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हुआ है, इसी से हमें इन दोनों रैखिक समीकरणों या इस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल भी हमें प्राप्त होता है। और वो क्या प्राप्त होता है? ये 1300 x के मान को व्यक्त कर रहा है, 0 जो है y के मान को व्यक्त कर रहा है। तो हम कहेंगे x बराबर 1300 और y बराबर 0 जो है वो इस रैखिक समीकरण युग्म का हल है। अर्थात x हमने माना था किसका मान? हमने माना था एक बल्ले का मान मूल्य, एक बल्ले का मूल्य हमने माना, तो एक बल्ले का मूल्य हो गया 1300 रुपये, क्योंकि ये x के मान को व्यक्त कर रहा है, और 0 गेंद के मूल्य को व्यक्त कर रहा है, एक गेंद के मूल्य को, एक गेंद का मूल्य 0 आ रहा है। तो यहाँ पर ये प्रश्न इस रूप में हल हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक विसंगति ये आती है कि इसी तरह का ग्राफ आपका प्रश्न 1 में भी प्राप्त हुआ था, जिसमें दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हमें प्राप्त हो रही थी। अब मैंने आपको बताया था, जो पहला प्रश्न हम लोगों ने आफ्ताब और उसकी पुत्री वाला जो प्रश्न था उसको हल किया था, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो ग्राफ हमें प्राप्त हो रहा है वो वास्तव में आगे बढ़ाने पर, बाईं से दाईं ओर बढ़ाने पर एक जगह जाकर के प्रतिच्छेदित करेगा या काटेगा, एक दूसरे, दोनों ग्राफ एक दूसरे को काटेंगे, दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे। तो वहाँ पर भी प्रतिच्छेदी रेखाओं का वाला ही ग्राफ मिल रहा था, और यहाँ पर भी मिल रहा है। एक तो ये समानता आ रही है, जो कि यहाँ पर 3 ही सवाल इस प्रश्नावली में दिए हैं, और इतने इसलिए दोनों सवाल एक ही तरह के नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि जो ग्राफ होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के, वो 3 तरह के होते हैं, और यहाँ पर 3 ही सवाल हैं, तो तीनों सवाल या तीनों प्रश्न अलग अलग तरह के होने चाहिए। इस रूप में ये सवाल यहाँ पर थोड़ा सा विसंगति नज़र आती है। दूसरी विसंगति ये नज़र आती है कि जो भी प्रश्न दिए जाते हैं वो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित होते हैं, और दैनिक जीवन में अगर हम देखें तो कभी बल्ले का मूल्य
1300 हो और गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य 0 हो और एक बल्ले का मूल्य 1300 हो, ये थोड़ा अटपटा सा लगता है। तो इस रूप में भी ये दो विसंगतियां इस प्रश्न में लगती हैं। इसीलिए इसके संशोधित रूप को हमने भी इस वीडियो में देने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो दूसरी स्थिति है आपके प्रश्न में दी गई, प्रश्न 2 में दी गई, 3 गेंद जहाँ पर लिया गया है वहाँ पर अगर हम 2 गेंद लें और इसे हल करें तो हमें वैसा ग्राफीय रूप प्राप्त होता है जो ग्राफ इस प्रश्नावली में नहीं मिल रहा था। दोनों समान हो जा रहे थे, पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न के दोनों के ग्राफ समान हो जा रहे थे। तो जो दूसरे प्रकार का ग्राफ हमें नहीं मिल पा रहा था वो मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर 3 की जगह हम 2 गेंद कर लेते हैं और तब उस स्थिति में जब हम हल करते हैं तो हमने यहाँ उसके हल को भी यहाँ पर दिखाया है और इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके साथ ही साथ उसके ग्राफीय रूप को हल करने के लिए मैंने यहाँ पर उसके ग्राफीय रूप को भी समझाने का प्रयास किया। चूँकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है इस वीडियो में, इसलिए मैं इसको ज़्यादा समझाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पर अच्छी तरह से आप देख लें इसका ग्राफीय रूप कैसा है, इसका बीजगणितीय रूप कैसा है, इसे देख लें और इसे हल करने का प्रयास आप इस रूप में कर सकते हैं। जब संशोधित रूप में आप इसे हल करेंगे और इसके बिंदुओं को दर्शाएंगे तो जो आपको ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ आपका इस तरह का होगा। आप देखें, ये इस रूप का ग्राफ मिलेगा, ऐसा ग्राफ मिलेगा। आप इसे देख लें, अच्छी तरीके से समझ लें। ये इस रूप का ग्राफ मिलेगा। इसमें एक ही सरल रेखा हमको मिलती है। दोनों जो हमें रैखिक समीकरण प्राप्त होती हैं, उन दोनों रैखिक समीकरणों से जब हम ग्राफ खींचते हैं तो हम पाते हैं कि हमें एक ही सरल रेखा मिल रही है। और एक ही सरल रेखा मिलने का अर्थ क्या हुआ कि जो पहली समीकरण से रेखा मिल रही थी वो तो मान लिया एक रेखा है ही है, और दूसरी जो मिल रही है वो भी यही रेखा है। यानी एक दूसरे पर रेखाएं अध्यारोपित हो रही हैं, इस प्रकार से गिर रही हैं एक रेखा पर दूसरी रेखा कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को ढक ले रही हैं। ऐसे में हम कहते हैं कि ये दोनों रेखाएं या दोनों ग्राफ एक दूसरे के संपाती हैं, दोनों रेखाएं संपाती हो रही हैं। और ये जब हम रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जब ग्राफ खींचते हैं तो हमें 3 तरह के ग्राफ मिलते हैं। पहला ग्राफ तो आपको इस तरह का मिलेगा जो कि प्रतिच्छेदी रेखाओं जैसा होगा। दूसरा ग्राफ जो मिलेगा वो आपको ऐसे ही संपाती रेखाओं वाला मिलेगा, अर्थात एक रेखा पर दूसरी रेखा अध्यारोपित हो जाती है। ठीक, आप ऐसे समझें जैसे एक स्केल पर इसी के बराबर वाली दूसरी स्केल ऐसे रख दी जाए तो वो दोनों एक दूसरे को ढक लेंगी। एक ही तरह की इसकी पटरियाँ हों तो उन्हें एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो एक दूसरे को ढक लेंगे। ठीक इसी प्रकार से ग्राफ में भी रेखाएं एक दूसरे को ढक लेती हैं, एक के ऊपर एक इस तरह से गिरती हैं कि एक दूसरे को ढक लेती हैं, और वो स्थिति जो होती है संपाती रेखाओं की स्थिति कही जाती है। तो दूसरे प्रश्न में हमें संपाती रेखाओं वाली स्थिति जब प्राप्त होती है तो हमें 2 तरह के ग्राफ हमें पता चल जाते हैं। और जो तीसरा वाला प्रश्न है आपका, उसमें तीसरे तरह का ग्राफ आपको मिलेगा। तो बस केवल 3 तरह के ग्राफ 2 चर वाले रैखिक समीकरणों में हमें प्राप्त होते हैं, और इन तीनों ही प्रश्नों में इस प्रकार हमें, जब हम संशोधित रूप लेकर के प्रश्न 2 का चलेंगे तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में जो 3 तरह के ग्राफ मिलते हैं वो तीनों ही ग्राफ हमें इन तीनों प्रश्नों में प्राप्त हो जाते हैं। और यही उद्देश्य होना चाहिए था, इसीलिए मैंने यहाँ पर संशोधित रूप प्रश्न 2 का दिया है। यदि आपको उचित लगता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैंने किताब में जो प्रश्न दिया था उसका भी हल आपको करके दिखाया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो अब इसे हमें यहीं पे रोकना पड़ेगा। धन्यवाद।